छात्रों, आज हम संगम काल पर ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने प्रागैतिहासिक काल में बताया था कि संगम यानी दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसमें नवपाषाण काल के बाद सीधा महापाषाण काल 1000 ईस्वी के आसपास में आ गया। कांस्ययुगीन ताम्रयुगीन सभ्यता का दक्षिण भारत में अवशेष नहीं है। 1000 BC से महापाषाण सभ्यता शुरू होती है, लेकिन साहित्यिक स्रोत के रूप में दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है संगम, जो पांड्य राज्यों के संरक्षण में हुआ था। यह संगम कवियों का एक सम्मेलन था, कवियों का सम्मेलन था जिसमें कवि अपनी रचनाओं को सामने में रखते हैं और उन रचनाओं के आधार पर समकालीन राजनीति, समाज, धर्म एवं अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इरैयनार अगपुरल ये 8वीं शताब्दी के एक विद्वान थे, जिन्होंने बताया कि मरुत्तर काल में तिथि को लेकर के बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और सर्वमान तिथि अगर आप कह सकते हैं तो 150 AD टू 550 AD है। कुछ 500 BC ले जाते हैं पीछे, कुछ 300 BC ले जाते हैं, कुछ 100 BC ले जाते हैं, लेकिन मरुत्तर काल आप अगर कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक संगम हुई जिसके आधार पर यानी जो संगम ग्रंथ, संगम के जो रचनाएं हैं उसको सर्वप्रथम दृश्य पटल पर लाने वाला था इरैयनार अगपुरल, जो 8वीं शताब्दी की थी। ये BPSC में पूछा हुआ था कि संगम रचनाओं को सर्वप्रथम किसने लाया था, तो इरैयनार अगपुरल। इन्होंने बताया कि 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम हुई थी। जो पहला संगम हुआ था मदुरई, अगस्त ऋषि के नेतृत्व में। दूसरा संगम जो हुआ था वो कपाटपुरम अलवई, इस की अध्यक्षता अगस्त ऋषि के अलावा तोल्कापियार ने भी किया था। तृतीय जो संगति हुई थी, संगम हुआ था, वो भी मदुरई में हुआ था और यह नक्कीरर की अध्यक्षता में। संगम साहित्य में 2 तरह के ग्रंथ लिखे गए हैं, उपदेशात्मक जिसको किल्नक कहा जाता है और आख्यानात्मक जिसको मेल्लक कहा गया है। मूल रूप से पुस्तक पहले संगम का कोई नहीं मिला है। द्वितीय संगम का एकमात्र पुस्तक तोल्कापियम था। द्वितीय संगम का एकमात्र पुस्तक तोल्कापियम था, जिसके रचयिता तोल्कापियार थे। यह व्याकरण का ग्रंथ था, फिर भी इसमें कई वर्णन मिलते हैं जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विवाह के प्रकार, जैसे 8 प्रकार के विवाह का वर्णन यह तोल्कापियम में मिलता है। ये भी पूछा गया है BPSC में। उसके अलावा प्रेम विवाह, एक पक्षीय प्रेम, इसके भी बारे में वर्णन तोल्कापियम में मिलता है। एक और पुस्तक है कूरल, जिसको तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। यह जैन रचना है। कई बार पूछा है परीक्षा में, इनमें से कौन जैन रचना है, तो कूरल जो है जैन रचना है और इसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। दूसरा है शिल्पादिक्रम, इसके रचयिता इलांगो आदिगल थे। और शिल्पादिक्रम और मणिमेकलई को दक्षिण भारत का इलियड और ओडेसी कहा जाता है। इलियड और ओडेसी, इसको ध्यान में रखेंगे। तो शिल्पादिक्रम में जो वर्णन है कोवलम
नामक एक व्यापारी था जो पुहार यानी कावेरी पट्टनम में व्यापार करता था। उसकी पत्नी थी कन्नगी, उससे वह प्रेम करता था, परंतु व्यापार क्रम में उसका भेंट माधवी नामक एक वैश्या से हुआ, अब नर्तकी से हुआ, और जिसने उसको अपने प्रेम में पास में फंसा लिया। तो कोवलन, कन्नगी और माधवी का यह त्रिकोण इसमें वर्णन है, और इसमें कन्नगी सती की देवी का चर्चा है, जिसको हम आगे बताएंगे कि यह कन्नगी बहुत महत्वपूर्ण है। मणि मेकलई, इसके रचयिता शीतलई सतनार थे। ये बौद्ध धर्मावलंबी थे, और इसमें जो वर्णन है माधवी और कोवलन के संपर्क से जो पुत्री हुई मणि मेकलई, उसके बारे में वर्णन है, और वो बाद में जाके बौद्ध भिक्षुणी हो जाती है। तो यह मणि मेकलई जो परीक्षा पूछा था कौन सा दक्षिण भारत का संगम कालीन ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है, दैट इज मणि मेकलई। फिर है जीवक चिंतामणि, इसके रचयिता तिरुतक्कदेवर थे। यह जैन रचना है। ये भी पूछा था कौन सी रचना है, तो जैन रचना जीवक चिंतामणि। इसके अलावा 3 चेर, चोल और पांड्य संगम काल के 3 संघ थे। हम थोड़ी थोड़ी उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर देखेंगे। चेर राज, जिसकी राजधानी वांजी और टोंडी थी, और इसका प्रतीक चिन्ह धनुष था, और इसके प्रथम राजा उदयन जेरल थे। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा जो था वो सेन गुटवन था, जिसको लाल चेर भी कहा जाता है। इसी ने सतीत्व की देवी की पूजा आरंभ की, या कन्नगी की पूजा आरंभ की, या पत्नी संप्रदाय की स्थापना की सेन गुटवन लाल चेर ने। उसके बाद एक अध्ययमान है, ये पूछा गया बीपीएससी में एक बार कि गन्ने की खेती किस शासक समय में, चेर, तो अध्ययमान ने गन्ने की खेती आरंभ की। उसके बाद हम आते हैं चोल, इसकी राजधानी उरैयूर या तंजावुर थी, और जो पुहार या कावेरी पट्टनम, जिसको टॉलेमी जो है खवेरिस कहता है, टॉलेमी इसको खवेरिस कहता है, यह एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। एक चोलों की तटीय राजधानी थी और कॉस्मोपॉलिटन शहर था। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। इसका एक प्रसिद्ध शासक कारिकाल था। कारिकाल का मतलब होता है झुलसे हुए पैर वाला। झुलसे हुए पैर वाला कई बार पूछा है, और एक बार ये पूछा था कि कौन 7 स्वरों का ज्ञाता था, कौन 7 स्वरों का ज्ञाता था, तो कारिकल जो है वो 7 स्वरों का ज्ञाता था, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता था। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके वहां से 12,000 को बंदी बना करके दक्षिण में लेके आया, और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। तीसरा है पांड, जिसके संरक्षण में संगम काल हुआ था। मेगास्थनीज कहता है कि हेरेक्लीस की पुत्री पांड्या के नाम पर इस पांड्य राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी कोरवई या मदुरई थी, जो मोती के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसके एक प्रमुख शासक नेडियोन थे, जो समुद्र की पूजा के लिए जाते हैं, और नेडुजेलियन का था रोम के व्यापार पर बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव था, और रोमन सम्राट अगस्तस से इनका काफ़ी बेहतर संबंध था। अब अगर हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था जो थी इसकी, वह राजतंत्रात्मक, इसकी राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी और यह वंशानुगत थी। राजतंत्रात्मक थी और वंशानुगत थी। राजा की सभा को मंदरम कहा था, ये याद रखिएगा, राजा की सभा को मंदरम कहा था, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा चीज है जो है मंडलम जो है वो संपूर्ण राज्य को कहा था, जो थोड़ा सा जाकर के हल्का से एक
श्रेणी नीचे करके चोल में आया, संपूर्ण राज्य को कहा था। वलनाडु, वलनाडु ये प्रांत को कहा था। उसके बाद नाडु आप जिला कह सकते हैं। फिर उर जो बड़ा गांव होता था, बड़ा गांव या नगर होता था उस समय। सिरैयूर, सिरैयूर जो है वो छोटा गांव होता था। ये चीज सब पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देखना है। एक तटीय शहर पट्टिनम, पट्टिनम ये तटीय शहर को कहा जाता था। इसके अलावा जो अगर इसकी आर्थिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो एक पंच महासभा होती थी जो राजा के कार्यों में सहयोग देती थी, जिसमें एक हो गया मंत्री, दूसरा होगा पुरोहित, तीसरा हो गया एनाडी यानी सेना नायक, और चौथा हो गया राजदूत, और पांचवा हो गया जासूस यानी आप कह सकते हैं कि गुप्तचर। ये पांच को पंच महासभा होता था जो राजा के कार्य में सहायता करता था। अगर हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे तो संगम काल में आर्यों एवं अनार्यों का मिश्रण बहुत द्रुत गति से हुआ है। अगस्त ऋषि के द्वारा दक्षिण में आर्यीकरण का प्रसार हुआ। ये पूछा जाता परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। अगस्त ऋषि जो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे, तो अगस्त ऋषि के द्वारा दक्षिण में आर्यीकरण का विस्तार हुआ और आर्य और अनार्य के बीच समन्वय की भावना प्रकट हुई। ब्राह्मण की स्थिति बेहतर थी, लेकिन जो व्यवस्था उस समय अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों की स्थिति समान नहीं थी। वहाँ पे ब्राह्मण मांस, मदिरा यानी मदिरा के समय में तार सबका जो निकला था वो सब सेवन कर सकता था, क्योंकि मिश्रण की बात है इस कारण से। दूसरा एक अरसर जो एक शासक वर्ग हुआ करता था। उसके बाद वेनिगर एक वणिक वर्ग हुआ करता था। उसके बाद बेल्लाल एक किसान वर्ग हुआ करता था। इसके अलावा कुछ कुछ शब्द आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे खेती मजदूरी करने वाले को कडेसियर कहा जाता था। खेती मजदूरी करने वाले को कडेसियर। उसके बाद जो लूट मार का पेशा अपनाते थे उसको मालवर कहते थे। जो रस्सी से चारपाई का निर्माण करते थे उनको पुलियन कहा जाता था। और जो शिकारी वर्ग होते थे, शिकारी का पेशा अपनाते थे, उसको एनियर कहा जाता था। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखिएगा। एक ये परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। एक तो मालवर मैंने कहा ये लूट मार का पेशा करते थे, लूट मार का पेशा करते थे, ठीक है। दूसरा एनियर, एनियर ये हो गया शिकारियों का वर्ग, शिकारियों का वर्ग, ठीक है। उसके बाद पुलियन ये रस्सी की चारपाई, रस्सी से जुड़ा हुआ था, रस्सी की चारपाई बनाता था, ठीक है। उसके बाद है मालवर एनियर। उसके बाद कडेसियर जो कडेसियर जो खेती मजदूरी का खेती और मजदूरी करते थे। उसके बाद विल्लाल ये बड़े किसान वर्ग होते थे, बड़े किसान। उसके बाद अरशर ये शासक वर्ग होते थे, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद वेनिगर, वेनिगर ये व्यापारी वर्ग होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे। तो उसके बाद एक और शब्द आया है मरुवर। मरुवर जो था, मरुवर ये यवनों का निवास स्थान था, निवास स्थान था जो यहाँ व्यापार करने आते थे, मरुवर। सामाजिक व्यवस्था में देखिएगा तो दास प्रथा
नहीं थी। अंतर्जातीय विवाह होते थे और मनोरंजन में नृत्य गान इस सब का महत्वपूर्ण स्थान था। जो नर्तकी को विडेलियार कहा जाता था, तो वही पूछता है नर्तकी को, बराबर पूछता है परीक्षा में, नर्तकी को क्या कहा था, बीपीएससी में पूछा गया है विडेलियार। विडेलियार ये नर्तकी को कहा जाता था, ये सब चीज़ था। अगर आर्थिक रूप से देखेंगे तो मरणोत्तर काल, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्वर्ण काल था, और यह स्वर्ण काल उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत के संदर्भ में विशेष कहा जाता है। खास के तमिलनाडु में रोम के सबसे ज़्यादा सोने के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, और कई जगह, चाहे वो कावेरीपट्टनम हो, चाहे अरिकमेडी हो, वहाँ पे रोमन स्वर्ण सिक्कों के कई भंडार आगे जाकर के मिले। परीक्षा में पूछा जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने की संपदा है, तो तमिलनाडु राज्य, आप इसको याद रखिएगा। और अगर स्पेसिफिक जगह हो जाएगा तो अरिकमेडू हो जाएगा। जो ये वांजी जो टोंडी था, यहाँ पर रोमन सिक्के, रोमन के पॉट्स, बर्तन, ये सब वहाँ पे मिले, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत सारे बंदरगाह थे, जैसे कावेरीपट्टनम जिसको पुहार कहते हैं, सलियूर, बंदर, नलसिंडा, ये सब इसके बंदरगाह थे। टोंडी, मुसरी, ये सब इसके बंदरगाह थे, जहाँ आकर के टोंडी मुसरी में आकर के यवन लोग यहाँ निवास करते थे। इसके बारे में बहुत काफ़ी चर्चा है। इसके अलावा ये जो आयात होता था भारत का, आयात निर्यात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आयात जो करते थे ये स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण एवं चांदी के सिक्के, ये ज़्यादा आयात करते थे, क्योंकि आप सामान देते थे उसके बदले में लिया जाता था। पुखराज, मूंगा, सीसा, टीन, तांबा, शराब, ये सब आयात करते थे। और कभी कभी दिखा था छपे हुए वस्त्र का भी आयात होता था। निर्यात में देखेंगे तो रेशमी वस्त्र, मणिक, हीरे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाथी दांत जो इथियोपिया से मंगाते थे और तैयार करके पच्चीकारी करके बेचते थे। फिर मोती, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था काली मिर्च और अन्य मसाले। काली मिर्च के बारे में बोला था, जितना ये काली मिर्च देते थे उतना सोना ये लेते थे। तो काली मिर्च और सोने, काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। बंदरगाह पूरब साइड में भी, पूर्वी तटीय नहर में भी था, लेकिन असली जो था पश्चिम तटीय नहर में बंदरगाहों का जाल था, जिसमें नौरा, टोंडी, मुसरी, नेल्सांडा, ये सब जो है प्रमुख बंदरगाह थे। और जो प्लिनी जो करता है कि भारत लुट रहा है, रूप की नैतिकता खतरे में है, उसमें सालाना 53 करोड़ से स्टेट स्वर्ण मुद्राएं भारत जा रही है, तो इसमें दक्षिण भारत का योगदान काफ़ी था। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह बेहतर सेप पर था। परंतु अगर दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर अर्थव्यवस्था के बाद देखेंगे तो धर्म में आर्य और अनार्यीकरण का जो प्रभाव हुआ है वो विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। जैसे आर्यीकरण के कारण बलराम, शिव, विष्णु आदि की पूजा भी उधर होने लगी, लेकिन कुछ विशेष देवता वहाँ पर ज़्यादा ये हुए, क्योंकि मानव रूप में देवता की पूजा की शुरुआत हो गई। उसके बाद जीवात्मावादी इनका प्राकृतिक इनका धर्म था। लेकिन आप कुछ आप देवता जो विशेष थे, जो परीक्षा में पूछा जाता था, उसको आप याद रखिएगा। जैसे एक मुरुगन, ये सबसे प्रमुख देवता थे मुरुगन, इसको सुब्रमण्यम भी कहा था। सुब्रमण्यम देवता कहा था। इसकी जो तुलना की जाती है स्कंद कार्तिकेय से,
स्कंद कार्तिकेय से। इनका जो मेन अस्त्र होता था बेलन, जो कि बर्छी होता था, और इनका जो मुख्य पशु था कुक्कुट। कुक्कुट जो है, कुक्कुट इनका में जो मुर्गा कहते हैं, ये इनका सवारी हुआ करता था। और इनके समारोह के विडिलियार जो थी नर्तकी, वो इनके सम्मान में नृत्य गाया करती थी। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा आर्यीकरण के कारण, तो इंद्र जो थे ये किसानों के देवता माने गए। इंद्र जो है किसानों के देवता माने गए हैं। और जो पुहार या जो कावेरी पट्टनम है, पुहार या कावेरी पट्टनम, यहाँ पे एक विशेष समारोह सालाना होता था। सालाना विशेष समारोह होता था इंद्र की याद में, किसानों के देवता थे। इसके बाद वरुण, जैसे कि वहाँ पर था, वो समुद्र के देवता थे। समुद्र के देवता थे, तो समुद्र के देवता के रूप में विशेषकर मछुआरे लोग जो थे, मछुआरे या तटीय लोग जो है वरुण की पूजा करते थे। ये याद रखिएगा। इसके बाद एक था पड़ियम्मा, पड़ियम्मा जिसको चेचक की देवी या शीतला माता की देवी, शीतला माता की देवी, इसको परशुराम की भी कहा जाता है। अब देखिए, इससे लग रहा है कि जो है आर्य और नारियों का एकीकरण हुआ है। फिर एक और देवी थी कोड़लई। कोड़लई ये जो है इसको विजय की देवी कहा जाता था। क्योंकि संगम काल में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने बता दिया। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरुत्तर काल से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ हमने मरुत्तर काल में बहुत सारा चीज़ जो संगम से भी जुड़ा हुआ था वो मैंने बता दिया था। धन्यवाद।